नमस्कार बच्चों, कक्षा नौवीं निबंध लेखन। निबंध क्या है? निबंध का अर्थ है भली भांति बंधी हुई गद्य रचना। यह गद्य रचना की उत्कृष्ट विधा है जिसमें विषय का सुंदर प्रतिपादन, प्रभावपूर्ण भाषा की मोहकता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप भी होती है। फ्रांसीसी निबंधकार मार्टिन के अनुसार निबंध विचारों, उदाहरणों और कथाओं का समन्वय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध में लेखक का व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है। अब बिंदु देखिए, निबंध लेखन से हमें अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से में प्रस्तुत करना आता है। हम कल्पना, चिंतन, मनन और तर्क करना सीखते हैं तथा अपने चिंतन और निष्कर्षों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। निबंध लेखन से ज्ञान में वृद्धि होती है क्योंकि सामग्री जुटाने में हमें अनेक संसाधनों से सहायता लेते हैं। हमारी भाषा में सुधार होता है। अनावश्यक बातों को छोड़ना और आवश्यक बातों को कम से कम शब्दों में आकर्षक और तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करना निबंध ही सिखाता है। निबंध लेखन से हमारा व्यक्तित्व बनता है। हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति अपने विचार और प्रतिक्रिया व्यक्त करना सीखते हैं। आगे देखिए, निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक, तीसरा है विचारात्मक, चौथा है भावात्मक। और है वर्णनात्मक है किसी विषय, वस्तु, स्थान, यात्रा आदि का वर्णन। और है विवरणात्मक, किसी घटना का स्थान, वस्तु आदि का पूरा विवरण देते हुए लिखना। विचारात्मक में है किसी विषय या समस्या पर चिंतन मनन करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। और भावात्मक में है किसी काल्पनिक या भावना प्रधान विषय पर भावुक और कलपूर्ण लेखन। आज देखिए, निबंध में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। निबंध के विषय पर अपने विचारों को और भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। निबंध सुगठित होना चाहिए, विचारों को संक्षेप में प्रकट करना चाहिए और प्रत्येक वाक्य एक दूसरे के संबंध होना चाहिए। पूरा निबंध एक इकाई होता है। संपूर्ण निबंध का पाठक पर स्वतंत्र प्रभाव पड़ता है। अतः निबंध में प्रकट किए गए समस्त विचार एवं भाव एक ही लक्ष्य की ओर संकेत करने चाहिए। आगे, निबंध की भाषा सहज, सरल और विषय के अनुसार रोचक और गंभीर होनी चाहिए। इससे निबंध प्रभावशाली होते हैं। अब देखिए, निबंध के सोपान कैसे लिखना चाहिए। पहले हमें लिखनी चाहिए प्रस्तावना। इसे आरंभ या भूमिका भी कह सकते हैं। प्रस्तावना में शीर्षक, विषय का स्पष्टीकरण या सामान्य परिचय होता है। निबंध आरंभ करने का कोई निश्चित नियम नहीं है। यह विषय पर भी निर्भर करता है और लेखक की शैली पर भी। प्राय किसी सूक्ति, उदाहरण आदि से प्रस्तावना लिखी जाती है, किंतु कभी कभी सीधे विषय की चर्चा से भी प्रस्तावना की जाती है। और दूसरा पॉइंट है वर्णन। यह निबंध का मध्य भाग होता है। इसमें विचारों का प्रसार, विषय की समीक्षा होती है। इसमें विषय से संबंधित बातें अलग अलग अनुच्छेदों में बंधी होनी चाहिए। विषयांतर या पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। विभिन्न अनुच्छेदों से भी परस्पर गुथाव होना चाहिए। आगे लास्ट में उपसंहार या समापन। उपसंहार या समापन भी निबंध का महत्वपूर्ण सोपान है। निबंध के अंत तक आते आते लेखक के विचार ऐसे बिंदु तक सिमट जाने चाहिए जहाँ पाठक को विषय की मुख्य बातों से सहमत कराया जा सके। प्रस्तावना की भांति समापन की भी विभिन्न गतियाँ हो सकती है। विषय और लेखक की रुचि के अनुसार प्राय सूक्ति, उदाहरण, कहावत, सारांश या भविष्य की संभावना देकर निबंध को समाप्त किया जाना चाहिए। अब देखिए बच्चों, निबंध जो आपको करना है, पहला है निबंध है, नाम है भाग्य अथवा पुरुषार्थ। इसे देखिए, मुख्य बिंदु क्या है, भूमिका, पुरुषार्थी, भाग्यवादी, कुछ उदाहरण या उपसंहार। अब देखो बच्चे, हम लिखते हैं जो मानव आज के युग में पुरुषार्थी है, साहसी है, धैर्यवान है और संयम है तथा अभीष्ट की प्राप्ति के लिए निरंतर श्रम करते रहते हैं, सफलता उनकी सेविका होती है। भाग्य भी ऐसे ही साहसी मानव का साथ देता है। आगे है, जो मानव केवल भाग्य को आलंबन मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, वे स्वयं को धोखे में रखते हैं और कदम पर निराशा उनको देखनी पड़ती है। ऐसे मानव बुरे दिनों का मुख्य कारण अपने भाग्य को मान बैठता है। भाग्यवादी यह तर्क देते नहीं लगाते कि भाग्य पर किसी का अधिकार नहीं होता है। कर्म गति टारे नहीं टरे के अनुसार पुरुषोत्तम श्री राम और 14 वर्षों के लिए वनों का कष्ट झेलना पड़ा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को चिता जलाने का कार्य करना पड़ा और पांडवों को 12 वर्षों तक जंगलों की खाक छाननी पड़ी।
अब देखिए, मजदूर दिन रात कठोर श्रम करके भी भरपेट भोजन नहीं जुटा पाते हैं और सेठ साहूकारों को उनका भाग्य हाथ पर हाथ भी नहीं लाने देता। यदि हम भाग्यवादी की इस तरफ को मान भी ले तो हमें उस मायावी जगत की कल्पना नहीं करनी होगी जहाँ प्रत्येक मानव निष्क्रिय होकर भाग्य के सहारे हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जबकि प्रकृति का विधान है कि मानव चाहने पर भी निष्क्रिय नहीं बैठ सकता है। आगे देखिए, पुरुषार्थी सदैव कार्य में लगा रहता है। श्रम करने पर भी यदि उसे सफलता नहीं मिलती है तो भी वह धैर्य का पल्ला नहीं छोड़ता। वह तो इसी निष्कर्ष के सहारे कार्यरत रहता है कि मानव को फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। इसी से वह लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच सकता है। ऐसे मानव की असफलता भी सफलता का ही संदेश देती है। श्रीरप्पा तानसेन इसी का ज्वलंत प्रमाण है। अब देखिए, उपसंहार में आज अनेक कला मनीषी अपने कार्यकलापों से सदैव के लिए अपना नाम पर अमर कर गए हैं। उनके लिए पुरुषार्थ और धैर्य ही सफलता की कुंजी बना। इसलिए पुरुषार्थ की राह ही सबसे उत्तम है। पुरुषार्थ करके ही मानव अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। धन्यवाद बच्चों।